एवरीवन इज सेटल और नॉट? सब ठीक है? चालू करें चीज को? ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो पता ही है आप लोगों को, PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है हमारा हिंदी मीडियम के अंदर। जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर है, जो बहुत तो उसके अंदर है ही, PSIR के अंदर ही है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 4 बजे आज भी उसकी क्लास है, PSIR हिंदी मीडियम में। ठीक है, मतलब आपकी इस क्लास के आधे घंटे बाद। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है उसमें आ सकते हैं। हिंदी मीडियम में चलेगा, पूरी तरह से हिंदी, इतनी हिंदी कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? प्योर हिंदी में से एक लड़का पूछा ना, सर प्योर हिंदी होगी ना? मैंने कहा प्योर हिंदी, इस आधार पर तुम अलग राज्य की डिमांड कर लो। ठीक है, तो प्योर हिंदी है। ओवरऑल बात यह है कि आप इसके अंदर जुड़ना चाहें तो जुड़े। इसके करीबन 22-25 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप सब्जेक्ट को ही नहीं जानते कि ये होता क्या है तो उसको भी देखो, मतलब देख सकते हो आप वहाँ पे। इस क्लास की जो ओरिजिनल क्लास होती है उसकी शुरू की 3 क्लासेस यूट्यूब पे डली हुई है। मतलब जो हमारी क्लासेस होती है ओरिजिनल, उसकी शुरू की 3 क्लासेस यूट्यूब पे डली हुई है। सब्जेक्ट काफ़ी, और पूरा सेशन मैंने और मलुका सर ने ले रखा है अभी पिछले 4-5 दिन पहले, मेरे ख्याल से 21 को। तो उसमें देखना, मैंने अच्छे से बताया कि सब्जेक्ट की कितनी ओवरलैपिंग है GS के सब्जेक्ट के साथ में। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आज 4 बजे रुक जाना। वो लोग जो कि PSIR में फिलहाल नहीं है और जो है उनको तो रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले एक टॉपिक आता है हमारे सामने, विध्वंस और तोड़फोड़ और विधि का शासन। ये क्या है टॉपिक? आजकल आप बहुत सुनते हो कि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर शुरू किया है, पर्टिकुलरली यूपी, कुछ मामलों में दिल्ली भी, एक आध मामलों में MP भी, जिसके अंदर ये माना गया कि सरकार जो भी उनके यहाँ पे दंगा उंगा करता है तो उसका घर तोड़ देती है। ठीक है, सरकार का कहना होता है कि नहीं, ये दंगे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यूपी सरकार ने कहा है, उनका क्या कहना है कि आप इसको दंगों से रिलेट करके क्यों देख रहे हो? दंगों की प्रक्रिया तो अलग चल रही है, इनके निर्माण अवैध थे। ठीक है, जब आप घर बनाते हो तो उसका नक्शा वक्शा पास करना पड़ता है, और अगर आपने अवैध तरीके से घर का निर्माण किया है तो प्रॉपर नोटिस वोटिस देकर आपका घर, पहले तो कहा जाता है कि आप खुद ही हटा लो अतिक्रमण। ठीक है, आप नहीं हटाओगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तोड़ देगी। दिल्ली में जिसको MCD बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। कई राज्यों के अंदर उसके अपने अपने नाम हैं। नगर निगम प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर, नगर निगम लखनऊ, नगर निगम सागर MP में है। ठीक है, BMC बॉम्बे का, ठीक है ना, महाराष्ट्र का। तो ये अपने अपने काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो टाइमिंग इनकी होती है तोड़ने की, है ना, वो टाइमिंग और इंटेंट का मतलब होता है नजरिया क्या है। इस पर कई लोगों ने कहा है कि ये एक तरह से दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि अगर आप पत्थर उठाओगे तो इतने पत्थर कर देंगे आपके घर के, ठीक है, कि उसको उठाते रहना फिर, है ना। मतलब आपको अवैध निर्माण अभी याद आ रहा है जब दंगा हो गया? भाई किसी ने 20 साल से अवैध निर्माण कर रखा है, आपने तोड़ा क्यों नहीं? 5 साल से अवैध निर्माण कर रखा है, आपने तोड़ा क्यों नहीं? ये अवैध निर्माण आपको अब याद आ रहा है जब किसी व्यक्ति को आपने दंगे में देख लिया, है ना। और देश का कोई भी देश का कानून ऐसा नहीं कहता कि अगर कोई आदमी कोई कानून का उल्लंघन करे, दंगा करे, तो आप उसका घर तोड़ दो। समझ गए ना? घर तोड़ने के लिए तो एक प्रॉपर बिल आना चाहिए, और अगर आप उसका घर तोड़ रहे हो तो ये तो अमानवीय प्रकार की सजा है। आप उस पर कोर्ट केस दर्ज करो, और कोर्ट केस दर्ज करने के बाद जो भी न्यायालय को उचित लगेगा वो सजा देंगे। ठीक है, ये कुछ वैसे ही है कि मान लो आप इस क्लास में लेट आओ और बुलडोजर आ जाए आपके घर में, ठीक है ना, तो भाई लेट आने की सजा ये दी जा सकती है कि भाई क्लास से निकल जाओ। क्लास में इनडिसिप्लिन फैलाने की सजा ये दी जा सकती है कि भाई आपका एडमिशन कैंसिल करते निकलो, ये दी जा सकती है ना। या अब जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो दी जा सकती है। आप घर तोड़ दोगे, इसका क्या लॉजिक है? ठीक है ना, ये विवाद का प्रश्न है और यही हमारा पहला टॉपिक है। टॉपिक समझ में आ रहा है आपको? विध्वंस, इंग्लिश का वर्ड आता है डिमोलिशन, और दूसरा मैंने ऑब्लिक करके तोड़फोड़ भी लिखा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? विध्वंस क्या होता है? किसी बड़ा अभियान टाइप होता है और उसके अंदर जो जो इमारतें तोड़ी जाती है उसको बोलते हैं विध्वंस। ठीक है, और तोड़फोड़ क्या होता है? तोड़फोड़ एक छोटी प्रक्रिया है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे शिवसेना का फिलहाल हुआ है विध्वंस, समझ में आया ना। और मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेसी विधायक टूटे थे उसको कहते जी तोड़फोड़, 17-18 गए, यहाँ पूरी की पूरी चली गई। ठीक है,
तो कुल मिलाकर बात क्या है, विध्वंस या तोड़फोड़ ओवरऑल मोटिव क्या समझाने का है, मोटिव ये है कि इसके पीछे लीगल चीजें क्या है। ठीक है, आप आराम से पीछे होकर बैठो ना, कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है कैसे। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें लेफ्ट, ठीक है, इधर ही आ रहे हो, ठीक है। मैंने कहा यार पीछे बैठ जाओ, उतना ही समझ में आया। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि अगर आप ये इशू जो है वो इशू समझ में आया आपका, इशू है क्या, इशू के अंतर्गत क्या है, पैगंबर मोहम्मद पर हाल ही में कुछ लोगों ने टिप्पणियां की है। ठीक है, और उन टिप्पणियों के साथ साथ कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है कि फिर दंगे भड़क गए। जैसे आज भी शुक्रवार है, पिछले शुक्रवार को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले 2 शुक्रवार को भारत में कई जगहों पर जुम्मे की नमाज के बाद में दंगे हुए थे, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश के अंदर। जब वो दंगे हुए तो उसके 1-2 दिन बाद जो दंगाई हैं जिनको सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, उनमें से 1-2 को लोकेट किया गया और एक पर्टिकुलर नाम भी था, उस व्यक्ति के घर को डिमोलिश कर दिया प्रयागराज के नगर निगम ने। ठीक है, अब उस व्यक्ति का कहना है कि घर तो मेरी पत्नी के नाम था। भाई अगर किसी ने दंगा किया, घर उसकी पत्नी के नाम है, तो आप उस घर को कैसे तोड़ सकते हो, समझ गए। और पत्नी ने भी खुद ने नहीं बनाया था, वो भी उनके पिताजी ने उसको गिफ्ट किया था। मतलब व्यक्ति जिसको आपने दंगे में शामिल माना, उसके ससुर ने उसको घर गिफ्ट किया था। ठीक है, और उसको भी नहीं किया था, अपनी बेटी को किया था, समझ गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो एक प्रकार का आरोप ये लग रहा है सरकार पर कि ये तो एक प्रकार का अमानवीय और अविवेकपूर्ण बर्ताव है कि अगर आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में लोगे तो आपका घर तोड़ देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना हुई उसके अंदर तो ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बना था वो तोड़ दिया अवैध बताकर। तुमने ही दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर अलॉट किया और फिर उसी को तोड़ दिया, ये कहकर कि अवैध है। आरोप जो जिसका घर तोड़ा उनका कहना है, ये अभी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। खरगोन मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो वहां भी जब दंगा हुआ था तो जो जिनका घर तोड़ा गया उन्होंने टीवी पर बोला कि जी हमारा घर अवैध है या वैध है इतना तो हम जानते नहीं, हमको तो सरकार ने दिया था कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में आपका घर खुला है, बधाई हो, और अब आकर कह रहे जी अवैध है तो हमने तोड़ दिया। समझ गए ना। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ये कुछ विरोधाभासी उभर कर सामने आ रही है। अब देखते हैं कि ये विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और ये विध्वंस की गतिविधियां, ये सारी चीजें क्या क्या है। देखिए भाई, आधुनिक लोकतंत्र जितने भी है, और आजकल दुनिया में एक आध देशों को छोड़ दिया जाए, उत्तरी कोरिया को छोड़ दिया जाए, है ना, कुछ हद तक चीन को भी छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह आधुनिक लोकतंत्र है ना, मॉडर्न डेमोक्रेसी है। और इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में होता है विधि का शासन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब समझना, सरकार जो बनी है ना, कोई भी सरकार बनी है वो लोकतंत्रात्मक तरीके से बनी है, और डेमोक्रेटिक तरीके से बनी हुई सरकार सारे काम कानून के अंतर्गत करेगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, और इस कोई में सरकार भी शामिल है। इस बात को समझे ना, कानून से ऊपर कोई नहीं है और इस कोई में सरकार भी शामिल है। इसका मतलब आधुनिक लोकतंत्र जितने भी हैं उसके अंदर जो कानून के शासन की अवधारणा है, वो कानून के शासन की अवधारणा सरकार की मनमानी निरंकुशता, कानून के शासन की अवधारणा जो है वो सरकार की मनमानी निरंकुशता, सरकार की गतिविधियों पर रोक नहीं है, मनमानी गतिविधियों पर रोक है। सरकार को काम तो करना ही है, गतिविधि तो करनी पड़ेगी। सरकार की गतिविधियों पर रोक नहीं है, सरकार की मनमानी गतिविधियों पर रोक है, क्योंकि कानून का शासन कहता है कि जो काम करो कानून के अंतर्गत करो। ठीक है, उसके बाद सर्वसत्तावाद। सर्वसत्तावाद का मतलब क्या है, मैं ही कानून हूं, आई एम द लॉ। कोई शासक ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ही कानून हूं, कानून के अंतर्गत शासक भी है। जैसे आज भारत में राज्यों के मुख्यमंत्री कानून के अंतर्गत है, भारत के प्रधानमंत्री कानून के अंतर्गत है, भारत के राष्ट्रपति कानून के अंतर्गत है, और सुप्रीम कोर्ट भी कानून के अंतर्गत है। ठीक है, तो सर्वसत्तावाद पे रोक लगाता है। अधिनायकवाद, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर्स कौन होते हैं, जो कहते हैं कि मैं ही कानून हूं, आई एम द लॉ, है ना। पाकिस्तान के अंदर अक्सर करके डिक्टेटरशिप होती है, फौजी डिक्टेटरशिप। वहां के फौजी शासक जो है सत्ता पकड़ लेते हैं, और जब जनरल मुशर्रफ, जिनको हाल ही में बहुत खराब तबीयत है उनकी, जनरल मुशर्रफ से एक बार पूछा कि फौज की पावर की कोई लिमिट है, मतलब फौज क्या क्या कर सकती है ये बता दो यार। तो उन्होंने कहा फौज हर वो चीज कर सकती है जो नेशन के लिए जरूरी है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया है जरूरत। ठीक है ना, मतलब फौज कुछ भी कर सकती है, उनका ये कहना है, फौज की पावर की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि फौज का काम है देश को सुरक्षित रखना, और वो कुछ भी कर सकती है। तो रूल ऑफ लॉ इन चीजों से आधुनिक लोकतंत्र को बचाता है, मनमाने कार्यवाहियों से, निरंकुशता से,
अधिनायकवाद से, पूर्ण सत्तावाद से। यस, ये बात पत्रकार वहां पूछते हैं तो फिर मिलते नहीं। फिर जनरल मुशर्रफ से, ये तो अभी रिटायर्ड होने के बाद बेचारे जिनके हाथ पांव भी पार्किंसन हो गया था, उनको चल नहीं रहे थे, तब पूछ रहे थे वो। उस समय पूछा जब मुशर्रफ ये सब काम कर रहे थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब फौज की पावर की कोई लिमिट ही नहीं है तो फिर आप ही सब कुछ कर लीजिए, क्यों पार्लियामेंट है, क्यों चुनाव है। तो उनका कहना है कि नहीं, पार्लियामेंट और चुनाव जब होते हैं तो जब ये देश की जरूरतों पर खरा नहीं उतरते तो फौज को आगे आना पड़ता है। आर्म फोर्सेज इज मूविंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो कहा वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बोल दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जानना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाओ, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। कल फिर बोलूंगा लिखते जाना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है। और कल फिर बोलूं और कहो कि जी परसों वाली बात से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो कह दो ये नई बात है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे आवाज नहीं है ना, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। ठीक है, हाँ जी, रजत मिश्रा जी पूछ रहे हैं तनाश वर्सेस बोल सकते हैं? नहीं सर, क्या कह रहे हैं? तानाशाही तो बोल सकते हैं, तानाशाही तो कहा है मैंने। इसको तानाशाही कह दो, अधिनायकवाद कह दो, है, या इसको डिक्टेटरशिप कह दो, ये सब रूल ऑफ लॉ से कंट्रोल होता है। अगर देश में कानून का शासन हुआ तो कानून के शासन के अंतर्गत सब होंगे। और किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा कानून क्या होता है? संविधान, लिखित संविधान, है ना। किसी भी देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा कानून क्या होता है? उसका संविधान। उस संविधान में शक्तियां और कर्तव्य, चेक एंड बैलेंस दोनों होते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, और जो वो कर सकता है उसके अलावा वो नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और कानून के रखवाले के रूप में हर देश के अंदर न्यायपालिका होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन जो उठाए वो रूल ऑफ लॉ पर उठाए कि रूल ऑफ लॉ जो है, क्या ये रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया भारत में? कोई आदमी दंगा फसाद करता है या सर फिर पाकिस्तान एक गणतंत्र देश नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो देश ही नहीं है। सच बता रहा हूं, मैं PSIR में आपको पढ़ाऊंगा कि देश होने के लिए केवल भूभाग और जनसंख्या होनी जरूरी थोड़ी है कि नहीं? उसकी संप्रभुता भी होनी चाहिए। पाकिस्तान की संप्रभुता है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका हटवा देता है। ठीक है, इसलिए कभी भी ना तो अपनी तुलना पाकिस्तान से करनी चाहिए, ना राजनीति के सिद्धांतों को पाकिस्तान पर परखना चाहिए, क्योंकि वो तो देश ही नहीं भाई। देश के, मैं मजाक भी नहीं कह रहा हूं, वो देश नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा नागरिकों का समूह है जिनके पास रहने के लिए जमीन है, कुछ पानी है, कुछ गायक है उनके पास, कव्वाली वाली गजले वजले गाते हैं, बस दैट्स इट, यही है उनके पास। कुछ क्रिकेटर आ जाते हैं बीच बीच में, स्पॉन्टेनियस चीज है, स्पॉन्टेनियस, कुछ भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? संप्रभुता, सवर्निटी जिसको बोलते हैं, राष्ट्र चाहे भूटान हो छोटा सा, लेकिन भूटान की अपनी अस्तित्व है, वो संप्रभुता पाकिस्तान का नहीं है। तो अजय आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर जब जितने टाइम तक डेमोक्रेसी है रही है, उससे ज्यादा टाइम तक तो बात डिक्टेटरशिप रही है, छोटी सी डेमोक्रेसी। अभी मजे की बात सुनिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अभी हटाया गया। पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ है जिसको अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया गया है, और आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया है। दोनों बातें सुनी, यानी कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने अगर 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया है, इसका मतलब वो बीच में से हटा दिए गए। और अविश्वास प्रस्ताव किसी के विरुद्ध नहीं लाया गया, तो हटे कैसे? बात समझे? किसी भी देश के मुखिया को हटाने का तरीका क्या होता है? उसके विरुद्ध एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, अगर बीच में ही हटाना हो तो। जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर बगावत हो गई है, अब बीजेपी वहां पर क्या करेगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी कि भाई शिवसेना के पास में बहुमत नहीं है। उद्धव ठाकरे जी या तो पहले इस्तीफा दे देंगे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, या वो हाउस को फेस करेंगे, वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग में शिवसेना के पास बहुमत है नहीं, वो हार जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। हम क्या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार बदल गई। अब मैं कहूं कि उद्धव ठाकरे को हटा दिया गया लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, तो आप कहोगे जी फिर कैसे हटा दिया गया? वो जानना हो तो पाकिस्तान जानो, उनके किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना कार्यकाल पूरा किया ही नहीं है, और पहला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनाए जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो बाकी प्राइम मिनिस्टर हटाए कैसे गए? कैसे हटाए गए? या तो पूरा कार्यकाल किया होगा, नहीं, वो कैसे हटाए गए? वो ऐसे हटाए गए कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ को बदलने के लिए अपने कागज बनवा रहे थे, पुराने आर्मी चीफ के लॉयल्स आ गए, विश्वास पात्र, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे ये दिन देखना पड़े, नाउ यू आर हाउस अरेस्ट,
पाकिस्तान टेलीविजन पर आर्मी ने कब्जा कर लिया और न्यूज़ चला दी कि कौमी असेंबलियां तोड़ दी गई है, यानी कि जो विधानसभाएं होती है वहां पे, और नेशनल असेंबली भी तोड़ दी गई है। इन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आर्म्ड फोर्सेज हैज मूव इन। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार, राष्ट्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में आर्म फोर्सेज यानी कि सैनिक पावर सत्ता में आ गई है। दैट्स इट, हट गया प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान से क्या कंपेयर करना, ये सभ्य लोकतंत्रों की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरस्तु पढ़ेंगे हम PSIR में भी, और उसने क्या कहा था? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। एक व्यक्ति के शासन से बढ़कर क्या है? विधि का शासन। लेकिन कानून के शासन के विषय में सबसे अच्छा जो डिस्क्रिप्शन दिया वो डाइसी ने दिया है। ठीक है, आधुनिक विधि के शासन के विषय में जो सबसे अच्छा सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? डाइसी ने दिया है। उसने क्या कहा है? ब्रिटेन से उसने कंपेयर किया है ना। देखिए, ये भी कंपैरिजन ब्रिटेन का है, भारत का नहीं है। ब्रिटेन में उसने कहा है कि संसद वहां सर्वोच्च होती है ना, वहां की संसद सर्वोच्च होती है, यानी कि वो कोई भी कानून बना सकती है, और संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उसके अंतर्गत ब्रिटिश नागरिक गवर्न होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। समझ गया ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की संसद कानून बनाएगी उस कानून से ब्रिटिश नागरिक गवर्न होंगे, यानी कि शासित होंगे। ठीक है, जिस भी देश के अंदर ब्रिटेन जैसी परंपरा होगी वहां पर संसद बनेगी, संसद के कानूनों से वहां के नागरिक शासित होंगे। इसको बोला गया रूल ऑफ लॉ। अमेरिका और भारत और आगे बढ़ गए, उन्होंने संसद के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसका नाम है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान। और उस संविधान के आधार पर संसद कानून बनाएगी और उन कानूनों को पूरा भारत या पूरा देश मानेगा, और उसके अंदर वो लोग भी शामिल है जिन्होंने कानून बनाए हैं। विधायिका अर्थात संसद जो आपकी है या जो आपका विधानसभाएं हैं, जो लोग कानून बनाते हैं वो कानून से ऊपर नहीं है, वो भी कानून के अंतर्गत है। अगर वो कानून बनाते हैं कि रेप करने पर आपको फांसी दी जाएगी तो ये उन पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि कानून से हम अलग है। इसको बोलते हैं आधुनिक लोकतंत्र के अंदर विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। सब लोग समझ पा रहे इतनी बातें? अभी 15-20 मिनट अपनी जो बातें हुई है वो बातें सबको समझ में आ रही है? ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो बताएं, किसी को इन चीजों को समझने में तकलीफ है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, और अब इंडिया में जो प्रश्न उठा है वो क्यों है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जो डाइसी ने विधि के शासन की 3 विशेषताएं बताई है, समझो अच्छे से। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की 3 विशेषता बताई है। पहला, किसी को भी दंडित जब किया जाएगा तो किसी कानून के अंतर्गत किया जाएगा, है ना। अरे मैं आपको दंड देना चाहता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा ना किस कानून के अंतर्गत। कोर्ट जब फैसला लिखता है तो क्या बोलता है? आईपीसी की धारा फला का इन्होंने उल्लंघन किया, जिसके अंतर्गत इनको 2 साल की सजा, 6 महीने का जुर्माना या 6 इतनी कैद जो है वो दी जाती है। कोई कानून होना चाहिए, उसी के अंतर्गत तो किसी को सजा दी जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। इस बात को समझना अच्छे से, पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है। भूतलक्षी का क्या मतलब होता है? बैक डेट से। जल्दी बैठो। ठीक है, भूतलक्षी का क्या मतलब होता है? बैक डेट से। मतलब आज कोई कानून बना है ना, तो वो कानून आज से और आगे से लागू होगा। अगर आज भारत सरकार एक कानून बना देती है, भारत की संसद एक कानून बना देती है कि जो भी रेप करेगा, जिस पर दोष साबित हो गया कि उसने रेप किया है, तो उसको सजाए मौत मिलेगी, तो ये आज से आगे लागू होगा, बैक डेट से लागू नहीं होगा। यानी कि जिन लोगों को रेप के आरोप में सजा मिली और उन्होंने सजा भुगत के अब चले गए, उनको ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा नहीं किया जाएगा कि आओ आओ फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्योंकि नया कानून आ गया सर, 12 साल की सजा हो गई आपकी और अब मौत है। इलॉजिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भूतलक्षी प्रभाव से कानून लागू नहीं होगा। भूतलक्षी का मतलब क्या होता है? बैक डेट, है ना। पूर्व तिथि बोल दो, भूतलक्षी बोल दो और बैक डेट बोल दो, एक ही बात है। अभिषेक समझ पा रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट क्या है? कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा, विधि का शासन किसी लिखित संविधान से नहीं बल्कि सामान्य विधि से होगा। ये हमने नहीं माना। डाइसी ने जो बोला ये हमने और अमेरिका ने नहीं माना। हमने कहा कि विधि के शासन में
संविधान का भी रोल होगा और विधि के शासन में संसद के द्वारा बनाए गए कानून का भी रोल होगा। शुरू के 2 पॉइंट हमने माने, तीसरा पॉइंट भारत नहीं मानता है। यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? क्यों नहीं मानता? डायसी तो लिखित संविधान की बात ही नहीं करता था, जबकि भारत में और अमेरिका में क्या है? लिखित संविधान है। इंडिया और अमेरिका के अंदर क्या है भाई? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? तो हमने क्या माना है? डायसी क्या बोलता था? विधि का शासन किसी लिखित संविधान से नहीं बल्कि सामान्य विधि से होगा। सामान्य विधि का मतलब जो संसद बनाती है। हमने माना संसद भी कानून बनाएगी, उसके ऊपर संविधान है, दोनों कानून मानने पड़ेंगे। समझे? संसद भी कानून बनाएगी और उसके ऊपर कौन है? संविधान। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओवरऑल ये पूरा का पूरा झगड़ा क्या है? ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना, तीसरी विशेषता को भारत ने काफी हद तक नहीं अपनाया। ठीक है, इसका मतलब हमारे देश के अंदर संविधान का भी शासन है और संसद का भी शासन। ठीक है, हम दोनों कानूनों को मानते हैं। आगे देखते हैं। इस संबंध में भारत ने कई देशों के आधार पर, कई देशों का मॉडल रखकर एक संविधान का निर्माण किया और उस संविधान से भारत में विधि के शासन को स्थापित किया। तो अगर हम नटशेल में देखें, मतलब एक क्रक्स में देखें कि कानून के शासन के अंतर्गत क्या क्या बातें आती है। सबसे पहले विधि की सर्वोच्चता। विधि का मतलब कानून, कानून की सर्वोच्चता। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, और तीसरा, कानूनी भावना की प्रधानता या न्यायालयों द्वारा निर्धारित व्यक्ति के अधिकारों के अलावा और कोई उच्च विधि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो न्यायालय स्थापित कर दे वही कानून है। यह 2 शब्द आए हैं, एक आया है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों का समान संरक्षण। देखिए दोनों बातों में डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? अक्षय आप बताओगे? वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कुछ बताना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अर्थ क्या है उसको समझना। ठीक है, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? किसी का विशेष अधिकार नहीं होगा। जिसका परंपरा से विशेष अधिकार चल रहा था वो खत्म कर रहे हैं, जैसे राजा महाराजाओं का। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता का मतलब हुआ कुछ चीज छीनना, नेगेटिव। कुछ चीज छीना किससे? तो राजा महाराजाओं से। ठीक है, राजा महाराजाओं के जो प्रिविलेज थे, विशेष अधिकार थे, उनकी समाप्ति। यह ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर समाज 2 भागों में था, एक कुलीन वर्ग और एक कॉमन्स। अरे आवाज नहीं भाई, अब लेट आए हो तो देखते रहो साथ साथ में। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछना। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? एक है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा गया कि जिसके भी विशेष अधिकार थे हम उनको छीनते हैं। मान लो राजन मिश्रा कहता है मेरा विशेष अधिकार है कि मैं उसी कुर्सी पर वहीं बैठूंगा, ये कुर्सी मेरे लिए रिजर्व है। समझ गए? परंपरा से है, विधि के समक्ष समता बोलती है कि नहीं, अब ये अधिकार नहीं है, तो इनका अधिकार छीना ना। जब कोई किसी से छीनता है तो उसको बोलते हैं इसका नेगेटिव सेंस है। जब कोई किसी को कुछ देता है तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंस है। दुख का अभाव नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है? दुख का अभाव नेगेटिव सेंस है ना, सुख को प्रदान करना पॉजिटिव सेंस है। अगर मैं कहता हूं मेरा दुख खत्म हो गया, मतलब कुछ चला गया, नेगेटिव सेंस, और मैं कहता हूं मुझे सुख मिला, कुछ मिल गया, पॉजिटिव सेंस। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आ रही है? मुझे खुशी मिली, पॉजिटिव सेंस। दूसरे की एक आंख फूटी और मुझे खुशी मिली, नेगेटिव सेंस। हाँ, तो इसमें तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या, तो एब्सोल्यूट नेगेटिव है। दुख मिला मतलब क्या हुआ? काम ही गड़बड़ हो गया है। तो मैं कह रहा हूं काम अच्छे भी 2 तरह से हो सकते हैं। कुछ चले जाने से काम अच्छा माना जाता है और कुछ मिलने से काम अच्छा माना जाता है। विशेष अधिकार छीनना सामान्य लोगों के लिए अच्छी बात है कि नहीं है ना? और विशेष अधिकार छीन जाना एक नेगेटिव सेंस है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको दुख मिला तब तो फिर कुछ अच्छा काम थोड़ी होगा। मैं कह रहा हूं अच्छे काम भी 2 तरह से हो सकते हैं, कुछ कमी करके और कुछ दे के। ठीक है, खैर विधि के समक्ष समता समझ में आई?
अमेरिका ने विधि के समक्ष समता के अलावा एक और कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसका नाम है विधि का समान संरक्षण। ये क्या है? विधि के समक्ष समता बोलती है सबको बराबर अधिकार, लेकिन अब अगर मान लो राजन मिश्रा जी मुझे बोल रहे कि सर मैं थोड़ा सा हैंडीकैप्ड हूं, तुम हो नहीं भाई, मान लो वो बोल दे, और मुझे जब मैं बैठता हूं तो मुझे थोड़ा सा टेक लगाकर बैठने की जरूरत होती क्योंकि मैं बैलेंस नहीं बना पाता, ठीक है, और मैं फिर ये नियम बना दूं कि ये जो चेयर है ये उन लोगों के लिए रिजर्व रहेगी जो हैंडीकैप्ड है। अब सबसे पहले एंटर हुआ अभिषेक। अभिषेक वहां जा रहा था और उसको लिखा हुआ मिला कि ये दिव्यांगों के लिए है। फिर उसके बाद ये जा रहा था महिपाल, इसको भी लिखा। तो ये कह सकता है ना कि ये कानून के समक्ष समता का उल्लंघन है। तो मैंने कहा कानून के समक्ष समता का तो उल्लंघन है, लेकिन ये कानूनों का समान संरक्षण मिला है उनको जो सामान्य स्थिति में चेयर रोक पाने में सक्षम नहीं थे। अगर नियम ये होता कि अपनी अपनी चेयर रोक लो तो ये बेचारे कहां से आ सकते थे? दिव्यांग व्यक्ति कहां से आ सकता है? समझ गए ना? तो इनके लिए रिजर्व भी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ठीक है। तो विधियों का समान संरक्षण एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर है, उसको कुछ दो ताकि वो समान दिखे, वरना वो बाहर खड़ा रहेगा, कैसे घुस पाएगा? एक बस के अंदर दिव्यांगों के लिए सीट रिजर्व ना हो और उसको सीट रोकनी पड़ जाए तो क्या रोक पाएगा? इस पॉइंट को समझे ना? ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है विधियों का समान संरक्षण, इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, किसी को कुछ देकर समानता लाता है। और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी से कुछ छीनकर समानता लाता है। राजा महाराजाओं के विशेष अधिकार का अंत करना, कुछ छीनकर आप समाज में समानता लाए। सब समान है क्योंकि जिनके पास विशेष अधिकार था इलॉजिकल, वो छीन लिया। तो अगर मैं कहता हूं कि भारत में एक नियम है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा मर्डर कर दे, आप कहेंगे जी नाबालिग है तो मर्डर कैसे कर सकता है? कर सकता है, सामाजिक परिस्थिति ऐसी होती है। उसने देखा कि उसके पिता उसकी मां को रोज मारते थे, गालियां देते थे, दिमाग में उसके बैठ गया कि छुटकारा चाहिए इससे। उसने चाकू उठाया और अपने पिताजी पर 177 वार कर दिए। मानसिक रूप से था, मर्डर हो गया। क्या उसको फांसी दे देनी चाहिए? बच्चे की उम्र थी 9 साल, मर्डर तो किया है, या उसको सुधार का मौका मिलना चाहिए? तो क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसको सुधार गृह में ले जाना चाहिए ना, ताकि वातावरण सुधरे। इसको बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण। और यही मर्डर अगर 39 साल का लड़का कर देता तो लड़का नहीं है उसका जिसको मारा, लड़का तो 70 साल का भी होता है भाई। 90 साल के व्यक्ति का लड़का 70 साल का है, ठीक है। यही काम अगर 39 साल का व्यक्ति कर देता तो उसको संरक्षण की जरूरत नहीं, वो पूरे मैच्योर आदमी है। विधियों का समान संरक्षण क्या मतलब है? कमजोर को कुछ दो ताकि वो सोसाइटी में बराबर आ सके। समानता लाने का ये तरीका भी है। रिजर्वेशन क्या है? विधियों के समान संरक्षण। जो कमजोर रह गए उनको मदद करके बराबर लाओ। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्या है? समाज में जो पिछड़ा रह गया उसको आगे लाओ। ये तो हकीकत है ना, समाज में महिलाओं की स्थिति पिछड़ेपन की थी, उसको आगे लाओ। बच्चों के लिए विशेष अधिकार क्या है? विधियों का समान संरक्षण। समझ में आया आपको? अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, इनसे पूछा था। ऑनलाइन वालों भाई, आपको किसी को कोई तकलीफ हो तो ये कमेंट बॉक्स इसीलिए लिखा हुआ है, ये जो कमेंट बॉक्स है वो इसीलिए। विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता। इज दैट क्लियर और नॉट? चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि वो जो फांसी की सजा वाला क्या अभी कानून बनाया गया, मान लीजिए आपसे 10-15 दिन पहले अपराध कर चुका है तो उसको फांसी इसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, पीछे वाले के अकॉर्डिंग? पीछे वाले कानून में अपराध करते समय जो कानून अस्तित्व में था उस हिसाब से। अब एक आदमी विचाराधीन है 4 साल से, अब आपने नया कानून बना दिया तो उस पर जो कानून उस समय रजिस्टर हो गया ना, सजा उस आधार पर मिलेगी। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण समझ में आया, विधि की सर्वोच्चता समझ में आई। तीसरा, कानूनी भावना की प्रधानता और न्यायालय द्वारा कानूनी अधिकारों की रक्षा, डायसी ये कहता है। अब जरा भारत में कानून के अधिकार के विषय तो बात हो गई है। कानून का अधिकार कानून के समक्ष समानता या विधि का
शासन कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? आपको आया भाई समझ में? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, है ना, और एक होता है रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ के अंतर्गत क्या होता है, कुछ कह रहे थे? हाँ, रूल बाय लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि जो कानून लागू करने वाले होते हैं ना, वो कानून निर्माण करने में ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर संविधान का बोझ नहीं होता। जबकि रूल ऑफ लॉ में कानून लागू करने वालों के ऊपर भी दबाव होता है। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ एक ज्यादा स्ट्रिक्ट अवधारणा है जो सभी नागरिकों पर लागू होती है, ठीक है ना। रूल बाय लॉ तो मतलब क्या है, लॉ बना दिया ना, मैंने बना दिया, नाउ इट इज लॉ, ठीक है। रूल बाय लॉ डिक्टेटर्स यूज करते हैं और रूल ऑफ लॉ लोकतंत्र यूज करते हैं, ठीक है। चले आगे। अब देखिए भारत में 300A इसका जिक्र क्यों हुआ है? हमारे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, ठीक है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो आपको सबको पता होगा ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कांस्टेबल से लेकर आईएएस की तैयारी करने वाला सबको पता होता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है। तो अक्सर करके ऐसे क्वेश्चंस सब जगह आ जाते हैं। तो हमारे ओरिजिनल संविधान के अंदर संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट। मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में जब सरकार थी, उसने 44वां संविधान संशोधन करके उसको हटा दिया, लेकिन उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया, वैधानिक अधिकार, ठीक है। और उसको किसके अंदर रख दिया? आर्टिकल 300A में। अब इस 300A का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ठीक है? किसी कानून के बगैर किसी को किसी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भले ही ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी कानून के आप किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते। मतलब घर गिराने से पहले उस तरह का एक कानून आना चाहिए था विधानसभा में कि अगर किसी के हाथ में पत्थर दिख गया तो अपने ही घर में फेंक दो, किसी और के घर में फेंका तो घर गिरा दिया जाएगा। यह कानून आएगा ना। आपसे पूछा किसी का घर क्यों गिराया? दंगा कर रहे थे, दंगे के लिए अलग कानून है। घर गिराना कहां लिखा है बताओ? किसी को किसी भी संपत्ति से वंचित कब किया जाएगा? जब उस तरह का कोई कानून हो, पहली बात। और ऐसा कानून एमपी में नहीं है, यूपी सरकार ने तो बना दिया था, है ना, एमपी में नहीं है। दूसरी बात, जब किसी की संपत्ति सरकार छीनेगी, अगर सरकार किसी की संपत्ति गिराती है तो या तो वो किसी कानून के अंतर्गत गिराएगी, और अगर वो किसी का संपत्ति का अधिग्रहण करेगी तो वो पब्लिक हित में होना चाहिए, सार्वजनिक हित में होना चाहिए। जैसे मेट्रो स्टेशन बनाना है, किसी की दुकान है, सरकार कहेगी भाई आपकी संपत्ति हम ले रहे हैं क्योंकि यहां पर मेट्रो स्टेशन बनेगा, आपकी दुकान आप कहीं और लगा लो, बदले में आपको मुआवजा दे देते हैं। वो ये कह नहीं कह सकता कि सर मेरी तो दुकान 50 साल से यहां पर है, तो भाई 50 साल से यहां पर है तो फिर मेट्रो स्टेशन कहां बनेगा? पहले जब ये संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था ना, तो ये समस्या आती थी, है ना। हर मोड़ पर, हर सड़क पर सरकार के विरुद्ध मुकदमे हो गए, क्योंकि जिसकी संपत्ति लेते थे वो कहता था मेरा संपत्ति का अधिकार है, कैसे छीन सकते हो? अब जरा इन दो पॉइंट समझ में आए आपको। पहला, किसी की भी संपत्ति अगर सरकार लेगी तो कानून, किसी कानून के अंतर्गत लेगी, और दूसरा पब्लिक हित में लेगी। सरकार को बताना पड़ेगा ये पब्लिक हित क्या है। जैसे किसानों की जमीन का अधिग्रहण, पब्लिक हित ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फैक्ट्रियां लगेगी, भाई किसान को भी रोजगार मिलेगा और बदले में मुआवजा मिलेगा। वो मुआवजा आपको कम लगता है तो न्यायपालिका चले जाओ। आपको सरकार ने मुआवजा दिया जी 2 करोड़, आपको लगता है जी मेरी जमीन की वैल्यू है 8 करोड़, अब कोर्ट चले जाओ, और कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा वाले मामलों में मुआवजा बढ़ाया भी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बहुत कम दे रही है, जमीन तो ले रहे हो, आपका राइट है, ले लो, लेकिन मुआवजा इतना दो। मतलब कोर्ट ने कई बार सरकारों को डायरेक्ट करके, निर्देशित करके वो मुआवजा बढ़वाया है। अब आ जाओ इस पॉइंट पर। यूपी सरकार ने जो घर गिराए, दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, उसके बाद एमसीडी पहुंच गई, समझ गए। मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन में घटना हुई, क्या उस आशय का कोई कानून है? और अगर आप कहते हो कि सरकार ने किया जनहित में, तो कौन सा जनहित है? क्या कर रहे हो इस जगह? समझे? ये इशू कोर्ट के सामने आया है, और इसीलिए यूपी सरकार ने ये स्टैंड ले लिया कि किसने कहा हमने दंगों के कारण घर गिराया है? हमने तो इसलिए गिराया, ये अवैध निर्माण था।
अवैध निर्माण का नोटिस दे दिया, इनको कहा जी खुद हटा लो, नहीं तो हम आएंगे। सड़कें चौड़ी करनी है भाई, सौंदर्यीकरण ऑफ लखनऊ, सौंदर्यीकरण प्रयागराज का करना है ना। इन्होंने नहीं हटाया, हमने गिरा दिया। दंगों से कोई लेना देना उसका नहीं। ये कल यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। जो कुछ लोगों ने आरोप लगाए उनका क्या कहना है कि इसका सीधे दंगों से रिलेशन है, और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। समझ में आया ना। खैर ये राजनीतिक बातें, उससे हमें लेना देना नहीं है। कानून के शासन के दोनों मुद्दे समझ में आए आपको, है कि नहीं। अब आगे का रास्ता क्या है। संपत्ति का अधिकार 300A क्लियर है कि नहीं है, इसको देख लोगे। इस बार मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा ये फाइल को थोड़ा सुधरवाया है मैंने, बोल्ड बोल्ड चीजें करवाई दी है, ताकि आपको लिखने में देखने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, तो ये देख लोगे 300A, दोनों पॉइंट समझ में आए। संपत्ति से वंचित कब करोगे, कानून होना चाहिए, दूसरा जनहित होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के बगैर आप ये नहीं कर सकते। अब उच्च न्यायालय क्या बोलता है, देखो बोर्ड पे देखो। भारत में कई उच्च न्यायालयों ने क्या कहा है कि ये राजनीतिकरण के कारण हो रहा है। आर्टिकल 300A एक बेहद शक्तिशाली अधिकार है नागरिकों का। अरे भाई घर गिरा दो किसी का यार, ठीक है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या मौकफ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ये मानव अधिकार है। एक मानव को राइट टू शेल्टर है। अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, राइट टू शेल्टर। तो आप क्या किसी का घर गिरा दोगे क्या, ठीक है। अब भविष्य में क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, केवल सरकार के आदेश पर घर गिरा देना उचित नहीं है। विधानमंडल में इस संबंध का कानून लाओ, और निश्चित रूप से ऐसा कानून आ जाना चाहिए कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दी जाएगी, सारे इशू ही खत्म हो जाएगा। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाते हैं, आपने बस जला दी, आपने रेलों को जला दिया, है ना, तो आप या तो मुआवजा दे दो, 1800 करोड़ रुपए आपके पास में है तो दे दो। आप हो कौन, तैयारी करने वाले छात्र जिसके पास 1800 रुपए भी पिताजी के दिए हुए हैं, ठीक है। आपने अगर ये किया है, या तो इस आशय का कानून लाओ कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है, और उस दंडनीय अपराध के अंदर 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना नहीं है, उस दंडनीय अपराध के अंदर 6 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना है, ठीक है। तब उसको वसूलो, या ये लिख दो कि हम आपका घर गिरा देंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो निश्चित रूप से इन चीजों को चैलेंज किया जाएगा। अब एक और बात, क्या ऐसा लिख देने से काम चल जाएगा? अगर ऐसा लिख देने से काम चल जाता तो यूपी और एमपी और बाकी सरकारें कर ही देती है काम, कि जो प्रॉपर्टी आपने जलाई है उसका मुआवजा आपसे वसूलेंगे। आईआईटी में काम करने वाले छात्र कई बार मशीनें खराब कर देते हैं। मशीन कितने की है, 3 करोड़ की। छात्र पर जुर्माना कितना लगता है, 100 रुपए, 500 रुपए। अगर ये लिख देते कि अगर आपसे काम करते हुए मशीन खराब हो गई तो मशीन की कीमत देनी पड़ेगी, तो छात्र काम करेगा उस पर कि 300 करोड़ रुपए कहां से दूंगा मैं, और गलती हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखिएगा, इस प्रकार का कानून भी अगर विधानमंडलों ने बना दिया, कौन सा कानून, कि हम प्रॉपर्टी जितनी हानि होगी वो आपसे वसूलेंगे, तो निश्चित बात है कि देश की न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक ठहरा देगी, न्यायिक समीक्षा करके। ये भविष्य की संभावना है। मुद्दा समझ में आया आपको? क्वेश्चन कर लोगे इसका, है ना, कर लोगे? चीजें क्लियर हो रही है? ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो बताए भाई। दुनिया के कई देशों में राइट टू शेल्टर को इतना बड़ा अधिकार दिया जाता है कि लंदन में एक एयरपोर्ट बन रहा था, उस एयरपोर्ट पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन दर्शा दिया कि एयरपोर्ट की जो लाइट्स है वो हमारे घरों में आती है, और भाई हम लाइट बंद करके सो रहे हैं और वो लाइट्स इतनी चकाचौंध वाली होती है कि हमें डिस्टर्ब होता है, तो एयरपोर्ट का काम रुकवा दिया वहां, ठीक है ना। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और आपकी गरिमा है कि आप अगर लाइट नहीं चाहते हो तो आपको लाइट बंद करने का अधिकार होना चाहिए। यस,
देखिए कई बार क्या होता है, न्यायपालिका की एक आलोचना कई बार की जाती है कि न्यायपालिका अक्सर करके जजमेंट्स कुछ ऐसे दे देती है जो हमारे कल्चर को सूट नहीं करते, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा संभल संभल कर जजमेंट देती है। मैरिटल रेप यानी कि पत्नी की सहमति के बगैर उससे यौन संबंध बनाना, अगर भारत के अंदर ये सर्वे हो जाए तो 99% केसेस के अंदर लोग मानेंगे कि उनके साथ मैरिटल रेप होता है, समझ गए। और अगर इसको एक अधिकार के रूप में दे दिया तो फिर से इसका मिसयूज होने लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर थोड़ा संभल संभल के बात करती है, लेकिन आप मान के चलो 1-2 साल और रुक जाओ, मैरिटल रेप को भारत के अंदर दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आप पर कोई, आपकी पत्नी, कोई और नहीं, आपकी पत्नी आप पर रेप का आरोप लगा सकती है, ठीक है, और मैरिटल रेप का आरोप वो लगा सकती है। सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ेगी तो समाज सुधरेगा, सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ेगी तो समाज सुधरेगा। आपके घर की दीवार कच्ची थी, पक्की करोगे। एक सेकंड सर, इसका मॉड्यूल बता दीजिए मैं कैसे हो सकता है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समाज के अंदर अगर पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की है, पति पत्नी को अपनी संपत्ति मानता है, तो वो संपत्ति मानना बंद करेगा। उसको लगेगा कि संपत्ति नहीं मानी तो न्यायपालिका जाना पड़ सकता है। इस पॉइंट को समझे कि नहीं समझे? समाज अपने आप में, बट इट विल टेक सम टाइम। ये कानून सुप्रीम कोर्ट ले भी आए तो भारतीय समाज में इसको स्थापित होने में करीबन 1 शताब्दी लग जाएगी। बट हाँ, निर्णयों से स्थापना हो जाती है। जैसे दहेज विरोधी कानून, मिसयूज बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लीगल टेररिज्म है। जो दहेज विरोधी कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, लीगल टेररिज्म है भैया। पत्नियां अपने पति को और अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए इसका मिसयूज करती है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है, उसने कहा कि एफआईआर होने के 2 महीने तक कोई अरेस्ट नहीं होगा। अगर आपने इस तरह के मैरिटल आरोप लगा दिए दहेज विरोधी कानून के, एफआईआर भी हो गई है, 2 महीने तक किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि ये हरेसमेंट करने का काम नहीं है, काउंसलिंग कराओ उनकी, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा भी है। 2 महीने बाद अगर आपको लगता है कि अरेस्ट की जरूरत है, तब नो ऑटोमेटिक अरेस्ट एट ऑल। इस कानून का पहला वो जानते हैं प्रकोप कितना था? इधर आरोप लगा, इधर पति बाजार में कचौरी खा रहा, वो पकड़ा गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस, हाई कोर्ट से जमानत मिलती थी, अंदर आराम से तिहाड़ बिहाड़ में रह लो, उसके बाद जमानत मिलती थी, और उसके बाद पैसों में सौदा होता था, ठीक है। बट एक और खास बात है, तिहाड़ में जो रह के आ गया फिर वो पैसे में सौदा करता ही नहीं है ना। उसको नया जीवन मिल गया, वहां नए दोस्त मिल गए, कईयों के फोन नंबर ले आया, वो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। इसका एक बार बताऊं, हमारे एक टीचर थे जान पहचान के, इंग्लिश पढ़ाते थे मुखर्जी नगर में। उनको क्लास से पुलिस पकड़ के ले गई थी, तिहाड़ में रहे वो, सोचो। और उनसे डिमांड की जा रही थी 50 लाख की, 50 लाख की। जैसे 500 का बैच बनाते हो, 50 लाख तो दे ही दो। उन्होंने कहा जब मैं तिहाड़ में रह लिया तो अब कौन से 50 लाख। 24-25 दिन बाद जमानत हो गई उनकी, आ गए वो। प्रपोजिशन से शुरू कर दिया उन्होंने नया काम, है ना। नाउन पे छोड़ा था, प्रपोजिशन पे शुरू कर दिया। लड़ते रहो। अब 1.5 साल के डेट्स मिल रही है, 1.5 साल की दिल्ली में, आपको 2020 के बाद 2022 में आना भाई। और जो उनसे डिमांड कर रही थी वो अब आ गई है 6 लाख रुपए पे, वो भी नहीं दे रहे। ये सारी चीजें कानून, जो आप क्वेश्चन पूछे ना, उससे ये कॉन्टेक्स्ट निकल कर आया। समाज के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसके अंदर समस्या आ सकती है। यस हाँ, अब अगेन रिज्वाइन के लिए कोई बात नहीं सर, मुझे शो नहीं हुआ। अच्छा, क्लास शो नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हाल ही में जो विध्वंस की गतिविधियां हैं, विध्वंस कह दो या तोड़फोड़ की गतिविधियां हैं, विधि के शासन के साथ उन तोड़फोड़ की गतिविधियों को आप समझाइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहले आप सिंपल क्वेश्चन पे पकड़ो, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर बिगिनर्स। आप में से सारे लोग वो है जो बिगिनर्स है, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है। किसी ने प्री दे भी दिया होगा, तो भी अगर उसने, जिसने प्री दिया और अगर उसका स्कोर 70-80 के आसपास नहीं है तो वो खुद को बिगिनर ही माने। प्री दे देने से थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी। 70-80 के आसपास स्कोर बन रहा है ना, तो मैं मान सकता हूं कि आपने ठीक ठाक तैयारी की है। लेकिन अगर स्कोर 70 के आसपास भी नहीं है आपका, तो खुद को बिगिनर मान के पहले सीधा ये तैयार करना है
कि तोड़फोड़ की गतिविधियां और कानून के शासन से उसका संबंध। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? हाँ, विध्वंस या तोड़फोड़ की गतिविधियां और विधि के शासन से उसका संबंध। राहुल किसको समझाइए? राहुल क्या कह रहे हो, किसको समझाइए? किसी लड़के के लिए कह रहे हो क्या, किसको समझाइए सर? हाँ, मैं कह रहा हूं कि कानून के शासन, सॉरी, विध्वंस या तोड़फोड़ की गतिविधियां और विधि का शासन। विधि के शासन के अंतर्गत यह है, भी पूरा 1 घंटा जो हमने डिस्कशन किया है वो इसी से रिलेटेड है। दोस्त अगर लेट ज्वाइन किया हो तो उसको वापस देख लेना, जिसने भी लेट ज्वाइन किया है, और पूछ लेना